नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजसमंद से बड़ी खबर है जहां चारभुजा में पैंथर का अटैक हुआ है। बता दें कि खेत में बैठे बच्चे पर पैंथर ने हमला किया है। पैंथर के हमले में बच्चा लहूलुहान हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राजसमंद के चारभुजा में पैंथर का अटैक हुआ है। बता दें कि पैंथर हमला कर जंगल की तरफ भाग निकला है। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चारभुजा के दोपड़ा गांव की ये पूरी घटना है, जहां एक पैंथर ने बच्चे पर अटैक कर दिया। खेत में ये बच्चा बैठा हुआ था, वहीं पर पैंथर ने उस पर हमला कर दिया। पैंथर के हमले से बच्चे को चोटें आई हैं और बच्चा लहूलुहान हो गया है। बच्चे पर हमला करने के बाद पैंथर वापस से जंगल में भाग गया और घायल बच्चे को जब लोगों ने देखा कि पैंथर ने बच्चे पर अटैक कर दिया है, उसके बाद घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर राजसमंद से आपको ये बता रहे हैं, जहां पैंथर ने एक बच्चे पर अटैक किया। पैंथर के अटैक से बच्चे को काफी चोटें आई हैं, लहूलुहान हो गया है बच्चा। आसपास के लोगों ने जब ये अटैक देखा तो बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अलकेश से। अलकेश, क्या कुछ जानकारी है? जी, ये राजसमंद जिले के चारभुजा गांव जो इलाका है, चारभुजा इलाके के दो बड़ा गांव जो है, वहां पर एक बच्चा है जो जिसकी उम्र करीब 16-17 साल बताई जा रही है। उस बच्चे के ऊपर जो लेपर्ड है उसने हमला कर दिया। इस हमले में वो जो बच्चा है वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बच्चे को घायल अवस्था में जो राजसमंद जिला अस्पताल है वहां पर उसके लिए लाया गया है। जानकारी के मुताबिक जो लेपर्ड था वो वहां पर खेत के अंदर छुप कर बैठा था। जैसे ही वो बालक वहाँ अपने खेत पर पहुंचा तो उसने वहाँ पर लेपर्ड ने उसके ऊपर हमला कर दिया और हमला करने के बाद जो तेंदुआ था वो जंगल की ओर भाग गया और जो बालक जो घायल हो गया था वहाँ पर उसके जो चीखने की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में जो लोग काम कर रहे थे वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने उस बालक को पहले प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने पर उसे राजसमंद जिला अस्पताल जो है वहाँ पर उसको फिलहाल भर्ती करवाया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। जी अलकेश, ये पैंथर का मूवमेंट क्या पहले भी खेत में देखा जा चुका था? जी हाँ, उस क्षेत्र में लगातार जो पैंथर है उसका मूवमेंट बना हुआ है, क्योंकि जो चारभुजा जो क्षेत्र आता है वो कुंभलगढ़ वन रेंज के अंदर आता है। ऐसे में कुंभलगढ़ वन रेंज में लगातार ये जो वन्य जीव है उनका बसेरा है और वहाँ पर बड़ी संख्या में जो पैंथर है वो पाए जाते हैं। ऐसे में क्योंकि अभी फिलहाल ये जो समय है, इस समय में खेतों में जो बड़ी बड़ी फसलें जो खड़ी हुई है। अलकेश, बहुत ही शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोटा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अपेक्षा ग्रुप महाचगी मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मामले में एसआईटी को एक और कामयाबी मिली है। टीम ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि टीम ने 2 आरोपी डायरेक्टर्स को दबोचा है। आरोपियों को आमने सामने बैठाकर अब पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में 7 आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि 7 लोग इस मामले में पहले हो चुके हैं और ये जो चिटफंड कंपनी थी इसने 2500 लोगों के साथ पूरी ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। 200 करोड़ की ये पूरी महाठगी हुई थी, जिसमें विशेष एसआईटी टीम का गठन किया गया और अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। बढ़ते आगे और झुंझुनू से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। झुंझुनू में एक छात्र का कुएं में लापता शव मिला है। बता दें कि 2 दिन से ये जो छात्र है वो लापता था और अब छात्र का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। गोविंदासपुरा में रहकर ये छात्र पढ़ाई कर रहा था। वहीं पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को कुएं से निकाल लिया है। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता दें कि एक लापता छात्र का कुएं में शव मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी कृष्ण से। कृष्ण, क्या कुछ जानकारी है? कि ये मेहाड़ा थाना इलाका है, इसके गोविंदासपुरा में एक छात्र है, वो अपनी बुआ के पास रहकर पढ़ाई कर रहा था और ये छात्र पिछले 2 दिनों से लापता था। आज इस छात्र का शव है वो कुएं में मिला है और जैसे ग्रामीणों को पता चला कि छात्र का शव है वो कुएं में है तो इसके बाद उन्होंने मेहाड़ा पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद मेहाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकलवाया गया है।
और वहीं एसएफएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। एसएफएल टीम है वो मौके से साक्ष्य जुटा रही है जी। और वहीं जो इस लड़के के जो फूफा हैं उन्होंने भी जो है मेहाड़ा थाने में इसको लेकर है वो मामला दर्ज करवाया है जी। कृष्ण, जो शव मिला है क्या इसके पीछे, क्योंकि बताया मतलब ये जानकारी कि 2 दिन से लापता था छात्र, तो क्या कुछ जानकारी आई है इसके पीछे की कि एक तो पहले ही छात्र लापता था, फिर उसके बाद 2 दिन बाद अब उसका शव मिला है, क्या ये हत्या है या सुसाइड है, ऐसी कुछ जानकारी? ये मेहाड़ा पुलिस है वो इसकी सभी एंगलों से जांच कर रही है, तभी मेहाड़ा पुलिस ने है वो एसएफएल टीम को मौके पर बुलाया है और एसएफएल टीम है वो हर एंगल से इसके साक्ष्य जुटा रही है। और पुलिस के जो थानाधिकारी हैं सरदार आराम, उनका कहना है कि पुलिस है वो हर एंगल से जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये पूरा मामला हत्या का है या कि इसमें कुछ और निकल के सामने आता है, वो पुलिस जांच के बाद ही बता पाएगी। कृष्ण, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर शहर के एसएमएस अस्पताल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धनवंतरी ओपीडी में मोबाइल पर्स चुराने की कोशिश की गई है। पीड़ित ने बाल अपचारी को पकड़ा है, तो जैसे बाल अपचारी को पकड़ा गया तो उसने हमला किया। बता दें कि बाल अपचारियों ने सलमान पर ब्लेड से हमला किया। पीड़ित के हाथ, गले और सीने पर ब्लेड से कई घाव किए। वहीं हंगामा होने पर पुलिस की वर्दी पहनकर 2 युवक भी घुसे। वहीं पुलिसकर्मी समझकर भीड़ ने बाल अपचारियों को उन्हें सौंप दिया, लेकिन जांच में पता चला कि दोनों पुलिसकर्मी तो नकली थे। वहीं अब एसएमएस थाना पुलिस इस पूरे केस की जांच कर रही है। पूरे मामले में बता दें कि बेनाड निवासी सलमान खान ने केस दर्ज करवाया है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसएमएस अस्पताल से ये खबर है, धनवंतरी ओपीडी में मोबाइल पर्स चुराने की कोशिश की गई और पीड़ित ने जैसे इन बाल अपचारियों को पकड़ा तो उन्होंने हमला कर दिया। इन बाल अपचारियों ने पीड़ित सलमान पर ब्लेड से हमला किया। उसके हाथ और गले पर ब्लेड से कई घाव किए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले में? एसएमएस अस्पताल में ये पूरी वारदात सामने आई है। इन दिनों एसएमएस हॉस्पिटल जो है एक अपराध का अड्डा बन गया है। पिछले समय कुछ समय पहले यहाँ पे एक बच्चा चोरी हुआ था जिसका अपहरण किया गया था, और वहीं पर अब एक बार फिर से एसएमएस हॉस्पिटल के धनवंतरी ओपीडी में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें कि हरमाड़ा का रहने वाला सलमान खान नाम का व्यक्ति इलाज कराने के लिए आया था और वहीं पर एक बाल अपचारी ने उसकी जेब में रखे मोबाइल और पर्स को चुराने का प्रयास किया। जब सलमान ने उसको रोका तो बाल अपचारी ने अपने साथी के साथ मिलकर के सलमान पर लगातार ब्लेड से घाव किए, हमला कर दिया। जब सलमान ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया, उसके बाद 2 व्यक्ति वहां पे पुलिसकर्मी बन के पहुंचते। ऐसे में पुलिस भीड़ ने दोनों युवकों को पुलिस समझ करके दोनों बाल अपचारी को उनके हवाले कर दिया, लेकिन सामने आया कि जो 2 व्यक्ति पुलिस की वर्दी वहां पहन करके आए थे और दोनों बाल अपचारियों को लेकर के गए, वे भी फर्जी पुलिसकर्मी ही थे, ऐसा पुलिस की जांच अब तक सामने है। ऐसे में चारों जो बदमाशों की तलाश अब पुलिस कर रही है। सीसीटीवी फुटेज जुटाए जा रहे हैं। सलमान खान ने इस समय एसएमएस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी जांच एसएचओ नवरत्न ढोलिया कर रहे हैं जी। लेकिन विष्णु, ये जो फर्जी तरीके से जो पुलिसकर्मी बन के आए हैं, ये इस तरह की जो पूरी कह सकते हैं कि जो ये पूरी वारदात इसके पहले भी एक बार सामने आई है, जब कुछ पुलिसकर्मी बन के घरों में चोरी करते थे, और अब ये दूसरी बार ये अस्पताल में देखने को मिला है कि कुछ फर्जी लोग पुलिसकर्मी की वर्दी पहनकर आए हैं। यानी कि पूरा प्लान्ड था कि अगर ये पकड़े जाते हैं बाल अपचारी तो ये लोग पुलिसकर्मी बनकर आएंगे बीच बचाव के लिए। देखिए, बिल्कुल जयपुर में इस तरह की वारदातें पहले भी हुई है। पुलिसकर्मी मतलब पुलिस की वर्दी पहन के बदमाश पहुंचते हैं। और एसएमएस में मैं आपको बताऊं, एसएमएस हॉस्पिटल में भी पुलिस ने लगातार, जब बच्चे का दिव्यांश का अपहरण हुआ था, 4 महीने के दिव्यांश का अपहरण हुआ था, लगातार एसएमएस थाना प्रभारी के सुपरविजन में यहाँ पर कई बार औचक निरीक्षण किया गया, संदिग्धों की धरपकड़ भी की गई। इसके बावजूद बदमाश अपनी वारदातें करने से मतलब बाज नहीं आ रहे। और एक बार फिर से एसएमएस हॉस्पिटल के धनवंतरी ओपीडी में इस तरह की घटना जो है वो सामने आई है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द ही ये बदमाश पकड़े जाएंगे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में कुछ इनको क्लू मिले हैं। जी चलिए विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। पशुपालन विभाग में कामकाज ठप है। अंधेरे में लंपी संक्रमण के खिलाफ जंग लड़ रहा है अब विभाग। बड़ी खबर इस वक्त की, पशुपालन विभाग में कामकाज ठप हो गया है। बता दें कि पशुधन भवन मुख्यालय में 4 दिनों से बत्ती गुल है। पिछले 4 दिनों से पशुधन भवन का विद्युत ट्रांसफार्मर जला हुआ है। विद्युत ट्रांसफार्मर जलने से मुख्यालय से विद्युत सेवा ठप हो गई है। साथ ही बिजली नहीं आने से अधिकारी कर्मचारी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। पशुधन मुख्यालय पशुधन विभाग द्वारा निजी स्तर पर बता दें कि विद्युत ट्रांसफर लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राकेश से। राकेश, क्या कुछ जानकारी है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राज्य सरकार लंपी वायरस के खिलाफ एक युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रही है, उसी में कहीं पशुपालन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्योंकि जिस तरीके से चाहे वैक्सीनेशन के अभियान की बात हो या पशुओं के उपचार की बात हो, तमाम तरह की जो सेवाएं लगभग ठप पड़ी हैं। क्योंकि पशुधन मुख्यालय पर पिछले 4 दिन से बिजली नहीं है और यहाँ तमाम कंप्यूटर, लैपटॉप, नेट सब बंद है। पूरे विभाग पर ताला जड़ा हुआ है। कोई अधिकारी कर्मचारी इस पशुधन मुख्यालय पर नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे राज्य स्तरीय जो एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था राज्य सरकार ने दी थी वो पूरी तरीके से ठप पड़ी है। यानी अब लंपी वायरस को लेकर के ना तो पशुपालन विभाग कहीं पूरे मामले पर गंभीर है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं हमने उनसे फोन पर वार्ता की, लेकिन हर अधिकारी अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। निश्चित तौर पर चूंकि सरकार जिस गंभीरता से जो लंपी वायरस के खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ रखी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युद्ध स्तर पर इससे जंग करने के लिए भी आग्रह किया था, लेकिन पशुपालन विभाग। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में, जहां स्पीकर ओम बिरला अपने दौरे पर हैं। स्पीकर बिरला क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। लेकिन ये स्वर्ण भारत ट्रस्ट अपने आप में, जैसा वेंकैया नायडू जी का, उनके परिवार का, उन्होंने अपने मित्रों को जो दिशा दी, वैसे उनकी सोच को परिलक्षित करते हुए कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव कैसे ला सकते हैं, आज मैंने स्वर्ण भारत ट्रस्ट के अंदर देखा। क्योंकि वर्षों तक मैं भी सामाजिक राजनीतिक जीवन में हूँ, कई संस्थाओं में, कई ट्रस्टों में जाना हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो दूर दराज गांव के अंदर कई के माता नहीं है, कई के पिता नहीं है, कई धन के अभाव में जिन बच्चों ने शिक्षा छोड़ दी, सबसे पहले समाज के उस अंतिम व्यक्ति से इस ट्रस्ट की यात्रा शुरू की। उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार, अच्छी संस्कृति, ताकि वो अच्छी शिक्षा संस्कृति प्राप्त कर देश का एक सर्वश्रेष्ठ नौजवान बन सके। उनको गांव ढानी से लाकर, जैसे ही वेंकैया नायडू जी की का संवेदनशील और मातृत्व और हमेशा संवेदना उनके कार्य में, उनकी संस्कृति में रहा है, उसी तरह उनकी बेटी दीपा जी ने भी देखा कि किस तरीके से एक परिवार की 4 बच्चियां, जिनके माता पिता उनको पढ़ा नहीं सकते थे, संभाल नहीं सकते थे, पिता नहीं थे, उनको पढ़ने के बाद अखबार में वहां लाना और उनको पूरी शिक्षा, संस्कृति, ज्ञान देने के साथ जब तक उन पेड़ों पे खड़ी न हो जाए, जब तक उनकी शादी न हो जाए, उनको एक बेटियों की तरह पालना, ये एक पिता के ही संवेदनशील संस्कार है। और उसके बाद फिर कैसा एक विद्यालय होना चाहिए, कैसा एक शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, जहां केवल शिक्षा, ज्ञान नहीं, उसकी बहुआयामी प्रतिभा का कौशल हो, कुशलता हो। शिक्षा उसके जीवन के अंदर मानसिक, बौद्धिक रूप से उसको तैयार करती है, लेकिन बौद्धिक रूप से तैयार होने के बाद उसकी कार्य कुशलता, उसकी शारीरिक क्षमता का विकास, आध्यात्मिक संस्कृति हो, जीवन जीने की सही कार्यशैली हो, उसके लिए भी एक विद्यालय चलाना और विद्यालय में इसी तरह का अध्यापन और संस्कृति का काम देना। उसी तरीके से जो दूर दराज के गांव के बच्चे हैं, उनको स्वर्ण भारती विद्या मंदिर के माध्यम से उनको इस राज्य की
यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति और उसके साथ साथ वर्तमान आधुनिक शिक्षा देने का काम भी इस ट्रस्ट के माध्यम से करा गया। स्वर्ण भारत ज्ञान केंद्र, जिसके माध्यम से इस संस्था ने किस तरीके से आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए हम बेहतरीन कार्यकुशलता के साथ उसको स्किल्ड कर सके, उसकी कुशलता को बेहतरीन कर सके। बढ़ते आगे और झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के पपूरना के शहीद भगवान सिंह राजकीय स्कूल के 2 अध्यापकों का ट्रांसफर कर देने से नाराज ग्रामीणों और छात्रों ने स्कूल में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि इस दौरान ग्रामीणों ने ट्रांसफर किए गए अध्यापकों को वापस लगाने की मांग भी की है। अध्यापकों को वापस लगाने की मांग को लेकर विरोध बता दें कि ये ग्रामीण और छात्र कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक यदि जल्द ही मामले में सरकार और प्रशासन की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो ग्रामीणों की ओर से बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 को लेकर। चलिए आपको वहीं ले चलते हैं सीधा। आधार बना के चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि ये जो थीम मैंने बनाई है अच्छी है और इस प्रोग्राम में 3000 लोग डेलीगेट हैं, देश विदेश से हैं और अभी तक आप देख लीजिए 4115 MOU और LOI 4000 और लगभग 11 लाख करोड़ के लगभग इन्वेस्टमेंट रहेगी। तमाम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले महीने का है गुजरात वाइब्रेंट या अन्य राज्यों में मुझसे जो वहाँ 15-20-25 दिसंबर को मुझसे जो रिकॉर्ड था, हमने जो MOU और LOI कराए हैं पहले, हमारी सोच ये है कि जो जो हमने नीतियाँ बनाई है MSME की हो या फूड प्रोसेसिंग की हो, जो भी नीतियाँ बनाई है उन सबका लाभ टाइम पे मिल जाएगा। टाइम बाउंड अगर मामलों से करते मिले बस स्टॉक जो नाम दिया गया है डिग्रियों की तरह उसमें सिगरेटें जारी हो जाए तो छूट दी गई है। फिर मान लीजिए 9% रिटर्न करता है लोन में, 8% मामलों सरकार देगी। तो ऐसी जो जो योजनाएं हैं, तीसरा जो MSME जो एक्ट बनाया हमने सरकार बनते ही उसका लाभ भी मिलेगा छोटे उद्योगों को। बड़े उद्योगों के लिए जब सोलर में आए या एलजी में आए उनके लिए हम लोगों ने जो MOU साइन किए हैं, दिल्ली में भी करीब 70,000 करोड़ के MOU साइन। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है कि पहले आप MOU साइन करो और मेरे ख्याल से उसके कारण से 40% जो है 40% से करते तो आपके 20% तो इन्वेस्टमेंट और 40% ऊपर है उसके अंदर आपको सेक्रेटरी इम्प्लीमेंट भी हो गया है और इम्प्लीमेंट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और 520 परियोजना तो इम्प्लीमेंट हो गई है 6,014 करोड़ की और 1,005 इकाइयाँ जो है वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। वो अभी करीब 1,87,000 करोड़। इस प्रकार से जो एक अरोपा चलेगा तो 2,10,000 की जो फीस का एस्टिमेट है, ये इस प्रकार से मैंने कहा आपको इतना अनुभव देगा। इसलिए पहले दिन जो है उसके अंदर उसके सवाल के बाद 5 अलग सेंट्रल अलावा एक टूरिज्म का, एक स्टार्टअप के लिए, एक फ्यूचर रेटिंग सेक्टर के लिए और एक एग्रीबिजनेस के लिए। इस प्रकार के 5 सेक्टर को चला है
जैसे भी मैं आपके दोस्त दे रहा हूँ, एक चीज में दे रहा हूँ, उसको भी दे रहा हूँ, तो टीचर आपको तीनों दिन जो है आसानी रहेगी कवरेज करने के अंदर भी। आपको पूरी जो सरकारी योजना है उससे आप टीचर में अवगत हो पाएंगे। ये मैं आपको जरूरी करना चाहता हूँ। 2 दिन का समय है 7 तारीख को, जैसे मैंने कहा ये 5 करोड़ ये बनेंगे। इसके अंदर जो एक्सपर्ट है उसको बुला करके प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो है इस प्रकार हम लोग सेक्टर के बारे में विचार हो, बिजनेस हो, उसके ऊपर चर्चा होगी और कैसे राजस्थान आज होने वाला राजस्थान अभी काफी विकसित राजस्थान हुआ है और हर जगह हम लोग हर ब्लॉक के अंदर खोल रहे हैं ट्रकों का जैसे एरिया, वो भी अपना बहुत बड़ी बात है। सेकेंड डे जो है, सेकेंड डे MSME कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा 8 तारीख को और इस कॉन्क्लेव के अंदर ज्यादा उसमें परस्यू करेंगे हम लोग किस प्रकार जो छोटे बिजनेस है उनके ऊपर ध्यान केंद्रित हो, क्योंकि ये भी आपके GDP में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। तो इस प्रकार मैंने देखा कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है MSME, वो जब कॉन्क्लेव होगा तो उसके अंदर खुल के चर्चा हो सकेगी और जो भी पॉलिसी बनी है उन सब पे कम से कम ध्यान ज्यादा जाएगा, ये मेरा मानना है। इसमें हमने शिलान्यास और उद्घाटन भी रखे हैं 51 प्रोजेक्ट के, उसमें 18 लघु उद्योगों के हैं और 33 अन्य हैं। करीब 51 प्रोजेक्ट है 1.5 लाख करोड़ के, उसके उद्घाटन और शिलान्यास भी हो सकते होंगे। पहले वाले जो सेशन है उसमें मिस्टर एलन मित्तल भी आ रहे हैं, गौतम अडानी आ रहे हैं, CK बिरला जी आ रहे हैं, पुनीत चटवा जी आ रहे हैं, डॉक्टर परवीन सिन्हा टाटा पावर कंपनी के, कमल बाली वोल्वो ग्रुप के, अजय श्रीराम BCM श्रीराम, अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप, श्री B संस्थानम सेंट गोविंद और श्री संजीव पुरी, ऐसे कई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे आपके। मैंने बताया जो आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार संख्या की दृष्टि से माइंस एंड मिनरल्स में 31%, कृषि व फूड प्रोसेस एग्रो प्रोसेसिंग के अंदर 17%, टेक्सटाइल में 9.5%, टूरिज्म में 9.3% और केमिकल पेट्रोकेमिकल में 5.5%, बाकी मिसलेनियस। ये संख्या की दृष्टि से ये ब्रेकअप रखा हम लोगों ने, जिसकी संभावना बनी रहेगी। इन्वेस्टमेंट जो होगा उसमें मेजर सेक्टर में ऊर्जा जो है एनर्जी 57% है, केमिकल पेट्रोकेमिकल में 18.2%, टेक्सटाइल में 9.5%, पेट्रोलियम गैस के अंदर 5.9%, सीमेंट में 4.6% और टेक्सटाइल में 3.4%। इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। और बाकी जो हमने जो पॉलिसी बनाई है उसमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना आपको मालूम है 2019 से शुरू की गई है, रिप्स शुरू कहते हैं, बहुत पॉपुलर हुई है। ये राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशंस एक्ट 2019 सरकार बनते जो बनाया हम लोगों ने उसको, और 10 करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश प्रस्ताव जो हैं उनको वन स्टॉप शॉप का इम्प्लीमेंटेशन। और नंबर 3 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी मैंने आपको बताया था कि 9% इंटरेस्ट लगता है, उसमें 8% सरकार देगी। उसके अंदर हैंडीक्राफ्ट की नीति अलग बनाई है और MSME की नीति भी अभी हमें हाल ही में उसको डिक्लेयर किया है।
वो डिटेल में मुझे बता नहीं आ सकता, लेकिन 3 साल तक डायरेक्शन नहीं होगा, स्वीकृतियाँ मुक्त रहेगी एमएसएमई नीति के अंतर्गत, उसको मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। अभी जो हैंडीक्राफ्ट नीति लागू की गई है अभी हाल ही के अंदर, जो टेक्सटाइल है, मेटल वुड है, कारपेट, दरी, नब्दा, सेरेमिक, क्ले आर्ट, लेदर आर्ट और ज्वेलरी आदि दस्तकारों को इसका लाभ मिलेगा। और इसका उद्देश्य है 5 वर्षों में कम से कम इस सेक्टर में 50,000 नए रोजगार भी उपलब्ध हो सकेंगे। इस नीति में जो आर्टिजन्स हैं उनको 3 लाख रुपए तक के ऋण पर इंटरेस्ट जो है वो सरकार दान करेगी पूरा। हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम जो डायरेक्टर बना है और उनके अंतर्गत जो हस्तशिल्पी हैं, हस्तकरघा बुनकर है, उनके लिए क्या भविष्य में प्लानिंग कर सकते हैं, वो उससे हमें आधार मिलेगा, सुझाव मिलेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ये सेक्टर हमारे लिए राजस्थान बहुत बड़ा सेक्टर है। जयपुर में एक राज्य स्तरीय हस्तशिल्प म्यूजियम बनेगा और 13 जिलों में लघु हस्तशिल्प म्यूजियम बनाए जाएंगे। इसी प्रकार जो नीति लागू की गई एमएसएमई नीति अभी हाल ही के अंदर, क्योंकि करीब 30% जो है जीडीपी के अंदर, उसमें एमएसएमई का योगदान रहता है, इसलिए उसको इसी रूप में हम इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। और नीति के अंदर रिसर्च डेवलपमेंट का काम भी है, ई बाजार की सुविधा है, क्लस्टर। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए मारो राजस्थान।